नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे महाराजा किताब का 8वां भाग। ये किताब दीवान जर्मनी दास ने लिखी है और ये किताब भारत के महाराजाओं की ज़िंदगी, प्यार और साजिशों में डूबी कहानियों पर आधारित है और ये सारी कहानियाँ सत्य हैं। इन घटनाओं का जिक्र जिन दीवान जर्मनी दास ने किया है। तो शुरू करते हैं ये किताब। पगड़ियाँ और दगा। राजपुताने की धौलपुर रियासत के महाराजा राणा सर राम सिंह केसीआई, जिनको हिज मैजेस्टी इंग्लैंड के बादशाह की सेना में कप्तान का अवैतनिक पद प्राप्त था, वे जब नहीं रहे तब उनके भाई हिज हाइनेस रईसुद्दौला सिपा-सुल-मुल्क राजाए हिंद महाराजा धीराज श्री सवाई महाराजा राणा लोकेंद्र बहादुर दिलेर जंग देव अभियान सिंह जेसीआई सिंहासन पर बैठे। इतना लंबा नाम। महाराजा राणा ने अपनी बेटी का विवाह महाराजा नाभा से किया, जो पटियाला नरेश भूपेंद्र सिंह के निकट संबंधी थे। महाराजा धौलपुर के पिता और पटियाला नरेश के पिता ने आपस में पगड़ियां बदल कर भाई का रिश्ता कायम किया था और उनमें आपस में बड़ा स्नेह था। भारत में पगड़ियां की अदला बदली दो व्यक्तियों के परस्पर स्नेह और घनिष्ठता का पवित्र बंधन माना जाता है। पगड़ियां बदलने की रस्म बहुत पुरानी है। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने चालाकी से मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से पगड़ी बदलकर मशहूर कोहिनूर हीरा पाया था। भाईचारा कायम करने की दो रस्में हुआ करती थी। एक तो थी पगड़ियां बदलकर और दूसरी थी कमर तक पानी में खड़े होकर सूरज की तरफ देखते हुए एक दूसरे के हाथ से पानी पीने की। इन रस्मों को पूरा करने कोई भी दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के भाई बन जाते थे और मरते दम तक यही नाता निभाते थे। धौलपुर के महाराजा राणा हालांकि महाराजा पटियाला के निकट संबंधी थे, मगर हमेशा उनको राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में नुकसान पहुंचाने की सोचा करते थे। भूपेंद्र सिंह उनके कजिन थे, मगर इस रिश्ते को बुलाकर महाराजा राणा धौलपुर ने उनके खिलाफ बदनामी और नफरत का आंदोलन शुरू चलाया था, जबकि वे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चार्ल्स पद के लिए चुनाव में खड़े हुए। महाराजा धौलपुर चुनाव हार गए, मगर पटियाला नरेश के खिलाफ उन्होंने राजनीतिक निंदा का कार्यक्रम जारी रखा। इस काम में भारत सरकार के ब्रिटिश रेजिडेंट तथा पॉलिटिकल एजेंटों ने उनकी मदद की थी, क्योंकि इन लोगों की नीति थी कि महाराजा पटियाला की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और शक्ति पर अंकुश लगाया जाए। भूपेंद्र सिंह बड़े चतुर और बुद्धिमान शासक थे। अब तब उनके कजिन महाराजा धौलपुर को हर जगह नीचा देखना पड़ता था। जितनी बार महाराजा धौलपुर ने महाराजा पटियाला को चुनौती दी, इतनी बार वे परास्त हुए और इन झगड़ों में उन्हीं को अपमान सहना पड़ा। उनका राजनीतिक जीवन खत्म होने के करीब था, तब उन्होंने कहना शुरू किया कि वह अकेले शासक हैं जो राजे रजवाड़ों की प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस और उदार दल तथा अन्य पार्टियों को विरोध करके रजवाड़ों का एक संघ बनाने की भी चेष्टा की। महाराजा धौलपुर सोचते थे कि अगर सभी रजवाड़े एक हो जाएं तो देश की राजनीतिक उन्नति को रोककर एक शक्तिशाली इकाई के रूप में वे भारतीय राजनीति को मनमाना मोड़ दे सकते हैं। यह युक्ति चतुरतापूर्ण और रजवाड़ों के हित में थी, मगर इसका भंडाफोड़ हो गया। भारत के बुद्धिमान राजनीतिज्ञों और नेताओं ने खुलकर इसका विरोध किया और असमय ही इसका अंत हो गया। इंग्लैंड के बादशाह की सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने के विचार से धौलपुर नरेश ने वहां के प्रधानमंत्री मिस्टर स्टेनिलो बलविड को बादशाह एडवर्ड अस्टन और मिसेज सिम्पसन से विवाह के संबंध में एक तार भेजा। महाराजा ने यह तर्क सामने रखा कि भारत के सभी राजे महाराजे इस विवाह संबंध को अनुमोदन करते हैं और ब्रिटिश सरकार से निवेदन करते हैं कि इस विषय में कोई विरोध रुख न अपनाए, अन्यथा वह भारतीय नरेशों की सहानुभूति, सहायता और निष्ठा खो बैठेंगी। मिस्टर बाल्डविन पहले ही पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में रह चुके थे कि बादशाह की पत्नी की स्थिति देश के किसी नागरिक की पत्नी की स्थिति से भिन्न है। महाराजा की पत्नी देश की रानी बनती है, अतएव रानी का चुनाव करने में जनता की रुचि पर भी ध्यान देना चाहिए। जब बाल्डविन ने महाराजा के उस तार का मजनून पड़ा तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्वीकृति के बिना भेजा गया तो वह बहुत झुंझला उठे।
उन्होंने यह तार भारतीय राज्य सचिव के पास भेजा, जिसको उन्होंने भारत के वायसराय के पास रवाना कर दिया। वायसराय ने इस बात पर सख्त ऐतराज़ किया कि महाराजा ने सीधे वह तार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को कैसे भेजा। इस पर बकिंगम पैलेस के घरेलू मामले में तथा हिज मैजेस्टी की सरकार की शासन नीति में हस्तक्षेप करने के लिए महाराजा ने वायसराय से माफ़ी मांगी। चूँकि महाराजा की वायसराय और राजनीतिक विभाग में अफसरों में खासी दोस्ती थी और जीवन भर वे ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू रहे थे, इसीलिए भारत सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। राजाओं की सत्ता समाप्त होने तक महाराजा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ साजिशें करते रहे और सदा जनता की आवाज़ को दबाते रहे। देश स्वतंत्रता प्राप्त कर ले, यह बात वे सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ने से रोका, जितना भी वे रोक सके। अंत में उनकी साजिशों का पर्दाफाश हुआ। भोपाल के शासक हिज हाइनेस नवाब हामिदुल्लाह महमूद और उनके खास मददगार चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सेक्रेटरी मीर मकबूल अहमद के साथ महाराजा का गुप्त रूप से पत्र व्यवहार चल रहा था कि भारत की राजनीतिक समस्याओं को देखते हुए अगर राजे महाराजे मिलकर एक स्वतंत्र निजी साम्राज्य की स्थापना कर लें तो वे जनता की राष्ट्रीय भावनाओं को कुचल सकेंगे और संपूर्ण भारत पर भी अधिकार कर सकेंगे। भारत सरकार को इस षड्यंत्र की जानकारी हो गई। महाराज धौलपुर अपने को भारत का विक्रमादित्य कहते थे। उनके निजी दोस्त और आम जनता इस मूर्खता पर हंसती थी। एक रोज़ महाराजा जब वे सोकर उठे तब उनको पता चला कि अब वे रियासत के शासक नहीं रह गए हैं और उनके महल भारत सरकार की जायदाद बन गए हैं। उनकी प्रीवी पर्स की रकम घटा दी गई और रहने के लिए उनको एक मकान देकर उनके प्रिय महलों और सिकहगाहों पर भारत सरकार ने कब्जा कर लिया, जहां सार्वजनिक संस्थाएं खोल दी गई। राम प्यारी का दुखद अंत। धौलपुर नरेश महाराजा उदयभान सिंह की राजधानी से 5 मील के फासले पर बड़ी मनोहर प्राकृतिक छटा लिए हुए एक झील थी, जिसे तालशाही या राजा का तालाब कहा जाता था। महाराजा को वह जगह बहुत पसंद थी और वे अक्सर बत्तखों का शिकार करने के लिए वहाँ जाया करते थे। झील के आसपास जंगल में चीते और तेंदुए वगैरह पले हुए थे। महाराजा मोटर बोट में बैठकर झील पर जाते और अपने हाथ से उन जंगली जानवरों को खाना खिलाते जो किनारे आकर इकट्ठे हो जाते थे। तालशाही को मुगल बादशाह शाहजहां ने करीब 300 साल पहले बनवाया था। झील के चारों तरफ संगमरमर और सीमेंट के लंबे चौड़े बरामदे कई मील के घेरे में बने हुए थे। झील में बरसात का पानी तो रहता ही था, उसके अलावा अनेक नहरों पर बंदियां बनाकर उनका पानी झील में भरा जाता था। यह मसनूई तालाब करीब 10 मील के घेरे में और बत्तखों का शिकार में मशहूर जगह है। महाराजा राणा अनेक राजा महाराजाओं, विदेशी शासकों, भाई बंधुओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस जगह शिकार खेलने का निमंत्रण दिया करते थे। यहाँ उनके स्वागत सत्कार का अच्छा इंतजाम किया जाता और बत्तखों के शिकार की सुविधाएं भी सुलभ होती थी। मेहमान लोग वहाँ आसानी से बहुत सी बत्तखें मार लेते थे, क्योंकि इस तालाब के बड़े वैश्विक ढंग से बत्तखें पाली गई थी और एक उड़ान में 1 से 1,500 तक बत्तखें उड़ती थी। उनके अलावा पास पड़ोस के इलाकों से भी झुंड के झुंड बत्तखें आकर तालाब में रहने लगती थीं, क्योंकि उनको बचा खुचा चारा यहाँ मिल जाता था। चिड़ियों की हिफाजत के ख्याल से तालाब के बीच कई दरख्त भी लगा दिए गए थे। जब कभी प्रतिष्ठित मेहमान शिकार के लिए आमंत्रित होते तब तालाब से बत्तखों को छोड़ दिया जाता और उड़ाया जाता। वे महाराजा के मेहमानों की तरफ उड़कर आती। इसी वक्त मेहमान लोग गोलियां चलाते और हर गोली से 5-10 बत्तखें नीचे आ गिरती। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दिन भर के शिकार में हर मेहमान कितनी बत्तखों का शिकार किया करता होगा। रात होने पर बरामदों के अलग अलग बिखरे हुए सारे मेहमान बीच में बड़े हाल में इकट्ठे होकर वहाँ जायकेदार खाने की वस्तुओं के साथ उनको शराब पिलाई जाती। डिनर के साथ और बाद में भी मेहमानों की अच्छी से अच्छी फ्रांस की बनी विस्की और ब्रांडी दिल खोलकर पेश की जाती। ख़ास तौर पर ऐसी पार्टियों में मेहमान लोग अपनी महिला मित्रों और चहेतियों को साथ लाते थे। अंग्रेज़ रेजिडेंट भी जो अपने प्रेम प्रसंगों में हिंदुस्तानियों से अलग रहा करते थे, ऐसी पार्टी में मौज में आ जाते और अपने दोस्तों की बीवियों व लड़कियों को जिनसे उनका प्रेम संबंध होता जरूर अपने साथ लाते।
वे पार्टियों एक हफ्ते के बाद समय तक चला करती है और उनकी समाप्ति पर सभी मर्द औरतें तन बदन से और कामुकता की दृष्टि से थके मांदे जान पड़ते। महाराजा कभी शराब नहीं पीते थे। वे केवल कुछ दवाइयाँ सूंघा करते थे जो एक प्राइवेट कमरे में छिपाकर रखी रहती थी। इस बात को सिर्फ उनका प्रिय एडीसी तिरनार सिंह ही जानता था। बातों बातों में अक्सर महाराजा कह देते थे कि उनको औरत से नफरत है और उन्हें अपनी पत्नी की भी परवाह नहीं। मगर जब वे तालशाही की पार्टियां होती तब महाराजा अपनी एक बांदी राम प्यारी को आगरे से चुपचाप बुलवा लेते। बहुत फासले पर महाराजा का एक बंगला था जहां शिकार के बाद महाराजा चले जाते थे, यह जाहिर करने के लिए कि तालशाही के शानदार महल में रहने की बनिस्बत उनको सादा सजावट के एक बंगले की शांत और एकांत जिंदगी पसंद है। उसी बंगले में राम प्यारी से उनकी मुलाकातें हुआ करती थी। असलियत यह थी कि राम प्यारी की खातिर ही महाराजा उस सुनसान बंगले में जाकर रहते थे। वह सारे दिन उसी जंगल में कमरों में छुपी रहती थी। उसे ना किसी से मिलने की इजाज़त थी और ना बंगले से बाहर जाने की। धौलपुर के महाराजा की कमजोरी थी सादे लिबास में रहने वाली बांदियाँ, चाहे वे शादीशुदा हों और या कुंवारी। जहाँ उसकी नज़र किसी बांदी पर पड़ी, चाहे वो जवान हो या बूढ़ी हो, खूबसूरत हो या बदसूरत, उनको सादे कपड़े में देखते ही उनकी काम वासना जाग उठती थी। उस वक्त महाराजा अपने तन मन को काबू में नहीं रख पाते थे, जिसका नतीजा खराब होता था। एक दफ़ा वे महाराजा भूपेंद्र सिंह के मेहमान बनकर कांटागाड़ गए हुए थे। वहाँ बागू राम का एक खिदमतगार था। उसकी बीवी फगनी बांदी का काम करती थी। महाराजा जौलपुर ने एक रोज़ फगनी को अकेले में पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से यह मामला दबाया जा सका। जाड़े की रात थी, सर्दी कड़ाके की थी। राम प्यारी ने ठंड से बचने के लिए अपने कमरे में कोयले की अंगीठी सुलगा रखी थी। चूँकि महाराजा का हुक्म था, इसीलिए एक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखी जाती थी। कोयले का धुआं कमरे में आता बढ़ता रहा। राम प्यारी का दम घुटने लगा और वह बेहोश हो गई। जब महाराजा ने आकर दरवाजे पर ताला खोला कि देखा कि राम प्यारी बेहोश पड़ी है। पहले तो महाराजा ने यह वाक़या छिपाना चाहा, मगर जब देखा कि कोशिश के बावजूद उसे होश में लाना मुश्किल हो रहा है, तब उन्होंने महल के डॉक्टर को बुलवाया और उस वक्त तालशाही में दोस्तों के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। जैसे ही महाराजा की प्राइवेट मोटर डॉक्टर को लेकर बंगले पर वापस आई, त्यों ही महाराजा आगे बढ़कर डॉक्टर से मिले। हालांकि वह दस्तूर के खिलाफ बात थी। मोटर से उतरते ही डॉक्टर के कान में महाराजा ने कुछ बात कही। फिर डॉक्टर को उस कमरे में लाया गया जहां राम प्यारी बेहोश पड़ी थी। उस जवान लड़की की हालत देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। उसने महाराजा से कहा कि बंद कमरे में, जिसमें हवा जाने की गुंजाइश तक नहीं, अंगीठी जलाकर एक औरत को कैद कर रखना परले सिरे की बेरहमी है। महाराजा ने काफ़ी रिश्वत देने का प्रलोभन देकर डॉक्टर से मामले को जाहिर ना करने का वादा ले लिया। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की मगर वह राम प्यारी की जान न बचा सका। बात लाख छिपाने पर भी ना छिप सकी। तालशाही में हलचल मच गई। महाराजा ने बरकश कोशिश की कि यह वाक़या पेचीदा रहे, मगर लोगों को पता चल गया और उनकी बदनामी होने लगी। तालशाही में ठहरे हुए मेहमानों को भी यह खबर लग चुकी थी। महल का डॉक्टर, जो मोटा और खुशमिजाज था, महाराजा की बेरहमी से नफरत करने लगा और मेहमानों के आगे पर्दाफाश कर दिया। मेहमान भी महाराजा को नफरत की नज़र से देखने लग गए और एक करके तालशाही से विदा हो गए। महाराजा की पारसाई और सचित्रता का भंडाफोड़ हो गया, जिस पर पर्दा डालने और प्रजा को अपनी नेकी का सबूत पेश करने के ख्याल से उन्होंने 4 दिन तक व्रत रखा और बाद में पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे हरिद्वार चले गए। शिमले की पहाड़ियों में एक कस्बा सोलन नाम का है। महाराजा वहां जाकर अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले और अपने पापों की क्षमा के लिए उनसे ईश्वर प्रार्थना की याचना की। अगला भाग्य, फाइलों का तुरंत निपटारा। भरतपुर के शासक महाराजा किशन सिंह अपने प्राइवेट सेक्रेटरी कुंवर भारत सिंह से कह चुके थे कि महल के कॉन्फ्रेंस रूम में लगी बड़ी मेज पर हर इतवार व सवेरे तमाम सरकारी फाइलें कायदे से रख दी जाएं। मेज इतनी बड़ी थी कि डिनर पार्टियों और दावतों के मौके पर सभी करीब 100 मेहमान उसके इर्द गिर्द बैठ सकते थे। महाराजा के हुक्म बमूजिब कुंवर भारत सिंह की बर से सारी महफिलें, दिन भर की सारी फाइलें
जिसका संबंध कत्ल के मुकदमों, लाखों रुपयों के दीवानी के मुकदमों, रियासत के उच्च अफसरों की तैनाती और बर्खास्तगी, राज परिवार के निजी मुकदमों तथा भारत सरकार के राजनीतिक विभाग से होता था, मेज पर लगा दिया करते थे। इतवार की रात को डिनर से पेशतर महाराजा अपनी महारानियों और रानीवास की महिलाओं के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते थे। इसी कमरे में घंटों तेज शराब के दौर चला करते थे। हंसी मजाक और चुहलबाजियाँ होती थी। उठने से पहले महाराजा अपनी प्रिय महारानियों से कहते कि मेज पर रखी हुई फाइलें के अपने मन माफिक 2 ढेर अलग अलग करते। जब 2 ढेर लग जाते तो उनके देखे जा पड़े कलम बिना देखे जा पड़े कलम के एक ही झटके से महाराजा एक ढेर की फाइलें मंजूर और दूसरे ढेर की नामंजूर करने की जुबानी हिदायत कर देते थे। महाराजा को ना तो रुचि थी और ना ही वक़्त था कि मेज पर रखी हुई एक एक फाइल को देखे जा पड़े। महाराजा की जुबानी हिदायत के अनुसार कुंवर भरत सिंह उनका अंतिम फैसला लिख देते और अगले दिन सुना दिया जाता था। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों बेगुनाह आदमी सजा पा गए और मुजरिम साफ छूट गए। यही हालत मार और दीवानी के सरकारी मुकदमों की हुई। जिन लोगों को कर्जदारों से रकम वापस मिलनी थी वे खाली हाथ लौट गए और जो लोग रुपया उधार लिया था वे महाजन बन बैठे। इंसाफ की इस शीलेदार का नतीजा यह हुआ कि रियासत में उत्तेजना फैल गई। ब्रिटिश रेजिडेंट ने वायसराय से शिकायत कर दी। वायसराय ने एक दीवान प्राइम मिनिस्टर तैनात कर दिया और उसे हुकूमत के सारे अधिकार सौंप दिए। महाराजा पूर्ण सत्ताधारी शासक की बजाय रियासत के नाम मात्र के नरेश रह गए। अगला भाग्य किस्से वाले निजाम। ब्रिटिश सरकार के वफादार दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल हिज एक्लेजेंट हाइनेस आसफ जाह मुजफ्फर उल मुल्क निजाम मौला सर मीर उस्मान अली खां बहादुर फतेह जंग GCISIGBV वंश के 10वें शासक सन 1911 में हैदराबाद के तख्त पर रौनक अफरोज़ हुए। निजाम की राज्य सीमा में बहुत दूर तक फैला हुआ पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 1250 फीट और पठार के बीच बीच पहाड़ियाँ हैं जो 2500 फीट से लेकर 3500 फीट तक ऊंची हैं। राज्य के कुल 80,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। हैदराबाद राज्य की स्थापना नवाब आसफ जाह बहादुर ने की थी, जो अंग्रेज़ों के सबसे प्रतिष्ठित सिपा सलार थे। दिल्ली सम्राट की वर्षों तक सेवा करके युद्ध और राजनीतिक कुशलता में समान रूप से नाम और यश कमाने के बाद सन 1713 में नवाब आसफ जाह को दक्षिण के इलाके का सूबेदार तैनात किया गया। उनको निजामुल मुल्क का खिताब दिया गया, जो उनके वंश का मौरूसी खिताब बन गया। बाहरी हमलों और भीतरी फूट की वजह से मुग़लों की सल्तनत के बुरे दिन आ गए थे। उन आम गड़बड़ी के दिनों में नवाब आसफ जहाँ को दिल्ली तख्त के कमज़ोर वारिसान के खिलाफ आज़ादी का ऐलान करने के भारी दिक्कत पेश न आई। इतना ज़रूर हुआ कि अपनी नई हासिल की गई सल्तनत के पश्चिमी इलाके पर हमला करने वाले मराठों से उनका लोहा लेना पड़ा और जीत नवाब की हुई। नवाब की आज़ादी के ऐलान में से दिल्ली की हुकूमत नाराज़ हो गई और खानदेश और सूबेदार मुबारिज़ खां और को पेशीदा तौर पर हुक्म जारी किया गया कि वे नवाब आसफ शाह को फ़ौजी ताकत से दबाया जाए। बरार के बुल्ढाना ज़िले में एक जगह शाकर खेड़ा सन 1724 में वहाँ पर बड़ी सख्त लड़ाई हुई, जिसमें मुबारिक खां हार गया और मारा गया। इस लड़ाई के बाद आसफ जाह की आज़ादी कायम कर दी गई। बरार को सल्तनत से मिला लिया गया और हैदराबाद में राजधानी बनाई गई। सन 1741 में वे अपनी मृत्यु के समय नवाब अपने राज्य के एक क्षत्र सेनानी थे, जो बरार का सूबा उनकी सल्तनत में शामिल था। निजाम का अर्थ है हाकिम। वो मुग़लों के ज़माने में हैदराबाद का सूबेदार हुआ करता था। मुग़ल साम्राज्य के खात्मे के बाद निजाम ने जो स्वतंत्र हो चुके थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सुलह कर ली गई। निजाम के बुजुर्ग ने बेहिसाबी दौलत जमा कर रखी थी। उसके पास दुनिया की तवारीख में बेमिसाल जवाहरात और का एक ज़ख़ीरा था। निजाम उस्मान अली खां ने विरासत में वजनदार सोने की
छड़ और ईंटें, हीरे जवाहरात का भंडार और बेशकीमती जेवरात हासिल किए। उनके महल में कई तहखाने इकट्ठे किए हुए जवाहरात, गहनों और सोने चांदी की ईंटों से भरे पड़े थे। उन तहखानों के तालों की चाबी निजाम खुद अपने पास रखते थे और किसी अफसर जहाँ अहलकार काजकी न करते थे, जिसे भूल कर भी वे चाबियाँ कभी न सौंपते थे। जवानी के दिनों में हैदराबाद के निजाम को अपनी बेशुमार दौलत से बड़ा मोह था। तहखानों में जाकर जब तब वे अपने सोने चांदी की ईंटें गिना करते थे। निजाम को उन दिनों सोने की ईंटों के चट्टों पर चट्टे देख लगकर बड़ा संतोष होता था। बेशुमार दौलत, सोना चांदी, जवाहरात और जेवरात की शक्ल में उनके पास थी। उसके अलावा तमाम ज़मीन और मकानात, कोठियाँ उनकी जायदाद में शामिल थी, जिनमें कई लाख रुपए की आमदनी होती थी। निजाम के पास मशहूर हीरा जैकब था, जो कीमत में कोहिनूर से दूसरे नंबर पर समझा जाता था। कोहिनूर अब रानी एलिजाबेथ के मुकुट पर जड़ा हुआ है, इंग्लैंड के शाही खजाने में। बेशुमार दौलत के मालिक होते हुए भी निजाम कंजूस थे। वे अपने पर बहुत कम पैसा खर्च करते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे उनकी कंजूसी भी बढ़ती जाती थी। अपनी इस सनक में निजाम इतना डूब चुके थे कि जब कभी भी किसी को उनके साथ खाने की दावत देते, तब मेहमान के आगे किफ़ायती और बेजायका खाने की चीज़ें परोसी जाती थी। चाय के साथ सिर्फ 2 बिस्कुट पेश किए जाते थे, एक मेहमान के लिए और एक निजाम के लिए। अगर मेहमानों की तादाद ज़्यादा होती तो उसी हिसाब से बिस्कुट की तादाद भी बढ़ा दी जाती। शाही मेज़ पर किफ़ायतशारी और कंजूसी की फितरत ऐसे भद्दे ढंग से नज़र आती थी कि कोई भी मेहमान बड़ी आसानी से मेज़बान के मिजाज से वाकिफ़ हो सकता था। अक्सर ऐसे भी मौके आते थे जब निजाम मेहमानों को उन दावतों में बुलाते थे जिनका खर्च उनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ता था, बल्कि शाही खजाने से दिया जाता था। उस वक्त उनकी कंजूसी और किफ़ायत के नमूने नज़र न आते थे। निजाम की आदत थी कि जिन दावतों के खर्च का बोझ शाही खजाने पर पड़ता था, उनमें मेहमानों की दिल खोलकर खातिर किया करते थे। ऐसी दावतों में अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और विस्की भी मेहमानों को पेश की जाती थी। दावत में शरीक किसी खास रईस को उनसे बहुत दूर बैठे निजाम एक गिलास शैंपेन भिजवाते। गिलास को मंजूर करके वह रईस खड़ा होकर निजाम की तरफ कई दफ़ा झुक कर सलाम करता और इस तरह उनकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया करता था। इसका मतलब यह समझा जाता था कि निजाम ने ख़ास तौर पर रईस को बड़ी प्रतिष्ठा दी है। दस्तूर के मुताबिक उस बेचारे को एक गिलास शैंपेन की कीमत, जो पिछली रात को पिया था, निजाम को कम से कम लाखों रुपयों का तोहफा देकर चुकानी पड़ती थी। निजाम ने यह आदत अख्तियार कर ली कि हर दावत में अपने रियासत के 5-6 रईसों और मालदार लोगों को बुलाना, उनको शैंपेन के गिलास पेश करवाना और उनसे 5-6 लाख रुपए कमा लेना, जबकि शैंपेन की कीमत शाही खजाने से चुकाई जाती थी। रईसों का अक्सर निजाम की तरफ से छोटे छोटे मामूली उपहार भेजे जाते, जिनके एवज में उनके लिए लाजिम हो जाता कि निजाम को कीमती उपहार भेजें। इन तरीक़ों से भी निजाम काफ़ी दौलत इकट्ठी किया करते थे। धन इकट्ठा करने की एक तरकीब और निजाम ने निकाली थी। वे रईसों से यहाँ गमी, शादी ब्याह व दूसरे रस्मों में चला जाया करते थे। वहाँ उनको बेड में सोने की गिन्नियाँ जरूर मिलती थी। उन्होंने अपनी रियाया से पैसा पहुँचने के ऐसे अजीबोगरीब तरीके अख्तियार कर रखे थे कि हर शख्स फ़ौरन समझ जाता था कि निजाम से रुतबा और इज़्ज़त हासिल करने के लिए उनको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। निजाम के जवाहरात सैकड़ों बक्सों में बंद करके रखे जाते थे, मगर सोने की ईंटें बड़े बड़े तहखानों में रखी जाती थी। अपना बुढ़ापा आने पर जब उनके बच्चों की तादाद 80 से 90 तक पहुंच चुकी, तो उन्होंने हर एक लड़के और लड़की के नाम एक एक बक्स कर दिया, मगर शर्त यह रखी कि उनके मरने के बाद यह बंटवारा अमल में लाया जाए। इस तरह किसी को पता ना चल सका कि उन बक्सों में क्या है, सिवाय निजाम के, जिन्होंने अपनी निजी कापी में सब कुछ लिख रखा था। जब भारतीय रियासत को भारतीय प्रजातंत्र में शामिल करना निश्चित हो गया, तब भारत सरकार ने निजाम को सलाह दी कि अपनी संचित की हुई धनराशि सोने चांदी की ईंटों और जेवर जवाहरात सुरक्षा की दृष्टि से बम्बई के एक बैंक में सेफ डिपॉजिट वाल्ट में रखवा दें। भारत सरकार का
करना उचित ही था कि बेशुमार दौलत का निजाम या उसके सलाहकारों द्वारा कहीं अनुचित इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थी कि निजाम ने सारी दौलत गुप्त तरीके से हटाकर पाकिस्तान या किसी गैर मुल्क में बेचने का इरादा कर लिया है। अतः 46 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट कायम किया गया और सारे जवाहरात पहले बम्बई के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में रखे गए। उसके बाद जब असंख्य बक्सों और कई ठेले बड़े सोने चांदी की ईंटें रखने के लिए जगह की कमी पड़ी, तब उनको मार्केटाइल बैंक ऑफ इंडिया के विशेष मजबूत तहखानों में रखवा दिया गया, जो खास तौर पर तैयार करवाए गए थे। इस बेहिसाब दौलत और अकेले स्वामी होते हुए भी जब उसे निजाम ने भारत सरकार की पुलिस कार्रवाई और क्रॉसिंग रिजवी की गिरफ्तारी के बाद अपने महल के से बाहर जाते देखा, तब वे रो पड़े थे। मजबूर होकर निजाम ने अपने प्रधानमंत्री की बगावत की निंदा करते हुए केंद्रीय सरकार से समझौता कर लिया और यह ऐलान कर दिया कि वे भारत सरकार का साथ देंगे तथा पाकिस्तान से उनको कोई संबंध ना रहेगा। निजाम का कथन सत्य रूप पर भारत सरकार ने उनको हैदराबाद संघीय राज्य का राज्य प्रमुख बना दिया। बाद में निजाम ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और सार्वजनिक जीवन से हटकर फकीरी ले ली। जिस शाही कोठी में वे रहा करते थे उससे बाहर बहुत कम निकलते थे। निजाम के वारिस शहजादा हयात अली खां और उनके दूसरे बेटे शाहजहां शुकात अली खां के विवाह तुर्कों की शहजादियों से हुए थे, जो तुर्की के भूतपूर्व खलीफा अजीज मुजीद की अब्दुल्ला मजीद की लड़की और भतीजी थी। शादी के कुछ साल बाद शहजादी नीलोफर ने अपने पति मुअज्जम शाह को छोड़ दिया, जो निजाम के दूसरे बेटे थे। वह अपनी दादी के पास चली गई और अब्दुल मजीद की चाचा जान बहन और तुर्क की सबसे धनी महिला थी। भारत सरकार की मंजूरी से दोनों शाहजहां ने भारी रकमें प्रीवी पर्स में मिलाकर करती थीं। जब निजाम की संपत्ति का ट्रस्ट कायम कर दिया गया तो वे रकमें ट्रस्ट से दी जाने लगीं। निजाम को 5 लाख रुपए अपनी ज़मीन जायदाद और कुछ रकम ट्रस्ट से मिलती थी। हाथ में करोड़ों रुपए होते हुए भी निजाम मुश्किल से कुछ हजार रुपए में अपना और अपनी रखेलाओं का सारा खर्च चलाते थे। उनकी तमाम रखेलाएं महल में भरी पड़ी थी। निजाम का हरम बहुत बड़ा था और उनकी कई बीवियां थीं। हिजड़े भी नौकर थे, मगर कुल रकम जो उनके निजी मुलाजिमान और महल में के खर्च आती थी वह उस रकम से कहीं कम थी जो कलकत्ते और बम्बई के किसी धनी परिवार के में खर्च की जाती थी। निजाम की पोशाक बहुत सादी थी। वे एक मामूली कमीज और छोटा ढीला पजामा पहना करते थे। मोजे टांगे से नीचे आ जाती थी। पजामा इतना ऊंचा रहता था कि उनकी टांगों का कुछ हिस्सा मोजों के ऊपर दिखाई देता था। वे सिर पर जब्बेदार लाल तुर्की टोपी पहनते थे, जिसके बारे में जानकारों का कहना था कि 35 साल पुरानी थी। वह टोपी हालांकि फट गई थी और खस्ता हाल थी, मगर निजाम को पसंद थी। निजाम हैदराबाद के पिता बड़े उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी रियासत का हमेशा खुशहाल रखा। वे रियाया के हालात सुधारने के लिए, अपने जीवन सुखी बनाने के लिए शासन के नए तरीके सुधार कर लाया करते थे। अपनी बहुतेरी बेगमों के होते हुए उन्होंने ताल्लुक एक बदनाम औरत से था, जो एक मारवाड़ी महाजन की भी रखेल थी। उस औरत से एक लड़का पैदा हुआ जो शक्ल सूरत से मारवाड़ी से मिलता जुलता था। निजाम के भाई बंधुओं का कहना था कि वही लड़का महल में लाया गया और उसे निजाम का बेटा करार दिया गया। ज्यों ज्यों वह लड़का बड़ा होता गया त्यों त्यों उसकी चाल डाल और सूत मारवाड़ियों से मिलती गई। वैसा ही पैसा जोड़ने की आदत उनमें आती गई। अपने बेटे को की आदतें सुधारने में नाकामयाब होने पर निजाम ने भारत सरकार को शिकायत लिखी कि उनका बेटा उनका नहीं है। हालांकि उनके दोनों सगे बेटे जो सलवात जहां और बसवा जहां हैं, उनकी कानूनन ब्याहता बीबियों से पैदा हैं, इसीलिए वे दोनों ही तख्त के असली वारिस हैं। इन दोनों शहजादों की शक्ल सूरत व चाल डाल निजाम जैसी थी। उस्मान अली जो बचपन से ही चालाक था, इस तजवीज़ का पता पा गया और उसी दिन से दुआ मांगने लगा कि उसका बाप मर जाए। अचानक निजाम बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद ही मर गए। परंतु वह लड़का जिसकी किस्मत में निजाम बन लिखा था, उनकी बीमारी में उन्हें देखने तक न गया और मरते वक्त भी उनके करीब मौजूद न रहा। जब उस्मान अली तख्त पर बैठे तब फ़ौरन ही उन्होंने शाही ख़ानदान के सभी लोगों को महल से निकाल कर बाहर कर दिया। उनमें कुछ तो सड़कों पर भीख मांगते फिरने लगे।
सलावत जहां और बसावत जहां ने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि हैदराबाद का राज्य उनको दिया जाए, क्योंकि निज़ाम के जायज बेटे वे ही हैं और उस्मान अली खां ज़बरदस्ती तख्त पर काबिज है, जबकि वह निज़ाम की औलाद नहीं है। उस्मान अली की खुशकिस्मती सी कि इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड सप्त, जिनके आगे अपील पेश की और जो उन्हें सलावत जहां और बसावत जहां को तख्त का असली वारिस मानकर उन्हें हक़ का फ़ैसला देने वाले थे, उसी ज़माने में मर गए। बादशाह के मरने से उस्मान अली को काफ़ी मौका मिल गया। उन्होंने सोने की ईंटों और झिलमिलाते जवाहरात की मदद से ऐसी तरकीबें लगाई कि उन बाइयों की अपील खारिज कर दी गई और वे हैदराबाद रियासत के जायज व एक शस्त्र शासक बन बैठे। निज़ाम के बाप ने बम्बई का हैदराबाद पैलेस सलावत जहां को दे दिया था, मगर उस्मान अली ने उसे जब्त कर लिया। सलावत जहां ने महल की जब्ती की शिकायत अंग्रेज़ रेजिडेंट से की। निज़ाम को महल वापस देने का हुक्म उसने जारी कर दिया। उस्मान अली ने फिर चाल चली और रेजिडेंट से कहा कि महल की कीमत का तखमीना लगवा दिया जाए। जो कीमत तय हुए वह सलामत जहां को दिलाकर महल खुद अपने कब्जे में रहने दिया जाए। रेजिडेंट ने सलावत जहां दोनों को यह बात मंजूर कर ली। रेजिडेंट ने बम्बई के सर कावजी जहांगीर को महल की कीमत तय करने के लिए तैनात कर दिया। उस्मान अली ने अपने विश्वास पात्र प्राइवेट सेक्रेटरी को सर कावसाजी जहांगीर के पास भेजा और प्रार्थना की कि महल की कीमत कम आंकी जाए। सर कावजी जहांगीर बड़े ईमानदार आदमी और लोकप्रिय थे। उन्होंने उस्मान अली की प्रार्थना ठुकरा कर महल की कीमत 17 लाख तक निश्चित कर दी। जल्दबाजी में उस्मान अली खान ने 17 लाख रुपए अपनी जेब से दे तो दिए, मगर बाद में पछताते रहे कि उनकी जमा पूंजी में इतना बड़ा रकम घट गई। उन्होंने महल की सरकारी जायदाद करार दे दिया गया उनके महल को सरकारी जायदाद करार दे दिया। बाद में सलावत जहां की मृत्यु कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई। उनकी तमाम जायदाद का सारा रुपया निज़ाम के हाथ लगा, मगर बसावत शाह को गुजारे का कोष 5,000 रुपया माहवार मिलता रहा, जो भारत सरकार ने निश्चित कर दिया था। वह रुपया हैदराबाद के खजाने से दिया जाता था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले भाग में फिर मिलेंगे।